નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી આપણા ગુરુવાર મિટિંગમાં બધાને સ્વાગત છે. આજે ચર્ચા કરવાના છે પ્રકાશભાઈ શાહ. એટલે બહુ દિવસ પ્રકાશભાઈને આજે અને हिंदी हाँ हिंदी में तो हिंदी में कहूँ अभी हिंदी में बोलने के लिए आ गया फरमान आ गया तो थोड़ा तो हिंदी में बोलूँ. तो आज गुरुवार है हमारा मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी. रेगुलरली हमारा गुरुवार को जो मीटिंग होता है, आज का मीटिंग में सांप्रत स्थिति के ऊपर चर्चा करना है और चर्चा करेंगे प्रकाशभाई शाह. तो बड़ी खुशी की बात है. सांप्रत में तो इतना घटना रोज के रोज इतना हो जाता है कि इतना भारी हो जाता है, किसको चर्चा करें, किसको उठाए, किसको गिराए, किसको छोड़े, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी अभी तो अयोध्या को लेकर बहुत चला ग्लैमराइज टेलीकास्ट और ये ग्लैमराइजेशन ऑफ मैनी पीपल हुआ, जो क्रिकेट स्टार से लेकर फिल्म स्टार्स सबको लेकर हुआ. और ये बात ये लगता है कि इलेक्शन का टोन जो है इसको सेट करने में काफ़ी इसमें मेहनत हुआ है और एक प्रकार का क्या बोलते हैं कि सैंग्विननेस भी उभर के आ रहा है. सैंग्विननेस तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भी इसको इंश्योर करने के लिए अगर ऐसे इंश्योर हो जाता है तो अलग बात है. कर्पूरी ठाकुर को माने जो है माने जो ऑलरेडी हमारे बीच में नहीं है, उनको पता नहीं होगा कि उनको मिला है भारत रत्न. तो आजकल भारत रत्न बाद में मिलता है. तो अगर परलोक पूर्वलोक ऐसा मान ले तो उनको खबर मिल गया होगा, शायद वो खुश होते होंगे. तो उनको भारत रत्न दिया गया, जो कि कास्ट रिजर्वेशंस का बिहार में अमल किया था. तो इसको लेकर तो काफ़ी चर्चाएं हो रही है. कर्पूरी ठाकुर को क्यों बीजेपी सरकार, जो बीजेपी का जो आज का जो बीजेपी जो है, पहले वो जनता दल में था, उनकी फैक्शन जब कर्पूरी ठाकुर का सपोर्ट विड्रॉ किया था, इसी मुद्दे पर, रिजर्वेशन मुद्दे पर जो विड्रॉ किया था, तो उनकी सरकार गिर गई थी. तो आज बहुत लोगों को क्या है कि मेमोरीज जो है इतिहास को मिटाने की बहुत कोशिश की जा रही है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रहा है जिसमें इतिहास को ये हटाया जा रहा है. इतिहास को मेमोराइज नहीं करना है, इतिहास को याद नहीं रखना है, एक तारीख के हिसाब से रह जाता है इतिहास. ये घटना है. और एक घटना भी जो है चौंकने बात है कि भारत में पता नहीं ये कैसे हो रहा है कि हरियाणा और यूपी से लेबरर्स को इजराइल को सरकार स्पॉन्सर्ड भेजा जा रहा है काम करने के लिए. ये बड़ी अजीब बात है, आप कभी सुना नहीं होगा. हम सुने थे इराक में जब वॉर हुआ था तो यहाँ हमारे कॉन्ट्रैक्टर बहुत खास खुश थे, जो क्या होटल चलाना, कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम करना. कभी भी कि जो वार हो जाता है तो यहाँ के बिजनेसमैन खुश हो जाते हैं ताकि उनको धंधा मिल जाता है. लेकिन ये जो बात है लेबरर को भेजना स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड, यूपी का खास करके उस स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सपोर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, एक्सपोर्टिंग ऑफ द लेबरर्स. माइग्रेंट वर्कर नहीं है ये, एक्सपोर्टेड वर्कर टू इजराइल, जहाँ की लेबर फोर्स, हाँ, जो वहाँ लेबर फोर्स कम हो गए हैं, वहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज गिर गया है और काफ़ी कायोस भी खड़ा हुआ है. और अभी वहाँ इजराइल में ऑलरेडी बहुत सारे फिर से आवाज़ उठी है कि ये सरकार जो है नित्यानंद सरकार, उसको रिजाइन करना चाहिए. ये बात आ रही है. और वेस्टर्न कंट्री भी आधा सच बोल रहे हैं, आधा चुपचाप रह रहे हैं. वो क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है. साथ ही साथ भी प्रकाश भाई कौन सा चीज़ चॉइस करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा राउंड अप करके बोलता हूँ मैं, ताकि अमेरिका की इलेक्शन भी आ गया है. और इसमें ट्रम्प के जो कॉन्फिडेंट जो थी, मतलब जो उनका नाम क्या नाम है, ये जो बहन निकी हेली, वो इंडियन हाफ अमेरिकन, वो जो है पंजाब के हैं. तो साधारण जो है, तो उनको वो कैंडिडेट के सामने खड़े हो रहे हैं. एक प्राइमरी इलेक्शंस में वो हार गई, लेकिन ट्रम्प का आना और उसको इम्पीच नहीं किया, उनको जेल भेजा नहीं, ये भी सोचने वाली बात है. अमेरिका में ऐसे क्यों हुआ? और इलेक्शन आ रहा है, उनकी चांसेस वो आ भी सकते हैं, दूसरा कोई भी आ सकता है. तो भी 3 इंडियंस ऐसा है जो इनको कॉन्टेस्ट करने वाले हैं. वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट अमेरिका में करेगा. और इलेक्शंस माहौल गर्म है, और ये गर्म माहौल जो गुजरात को काफ़ी इफेक्ट करेगा. ये अब कहीं करे या ना करे, गुजरात में होगा. जबकि कनाडा में 2 साल के लिए स्टूडेंट का वीज़ा बंद हो गया है,
तो यहाँ तो चिंता हो गया कि ये हमारे बच्चे जाने वाले थे, क्या होगा, ये भी बात भी चल रही है। और एक बात है कि इस बीच में एक अच्छी बात, मैंने एक बात मैं खास कर कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा म्यूजिक का थोड़ा चाहक, जस्ट आई लाइक म्यूजिक। तो ये सब तक में कभी कभी मैं जाता था, मैं आजकल जाना मुश्किल होता है। तो उस्ताद रशीद खान का देहांत हुआ, बहुत ही अपकमिंग सिंगर, 55 ईयर्स में। और उनका जो ये देहांत होना, उसके जीव हुए दी ट्रिब्यूट वाज पेड टू हिम ऑल ओवर इंडिया, ये भी एक देखने वाली बात भी है। कहते म्यूजिक तो म्यूजिक सेकुलर, म्यूजिक का तो कोई बैरियर होता नहीं है। हमने म्यूजिक को सेकुलर करके हम गुलाम मोहम्मद शेख को लेकर हमने चर्चा 92 में 93 में हमने किए थे, MS यूनिवर्सिटी में किए थे। बाद में उनका आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बहुत ही पावरफुल आर्टिकल। म्यूजिक सेकुलर ही होता है, म्यूजिक का कोई बैरियर होता नहीं है। तो ये रशीद खान का भी गए, तो इसमें जो जितना तरह के कम्युनलाइजेशन का बात चल रहा है या डिविजन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर से फिर से लोगों का बीच में मिलना जुलना, बात करना, ट्रिब्यूट पे करना। इवन पाकिस्तान का पेपर डॉन भी उनको ट्रिब्यूट दिया, बोले कि ये जो मैंने ये पास्ट एंड प्रेजेंट का एक प्रकार का अद्भुत सिंथेसिस था उनके म्यूजिक में। ये सारे घटनाएं भी हैं। क्रिकेट का है, क्रिकेट का नहीं बोलूँगा मैं, और क्रिकेट का तो चलते रहता है, और भी काफ़ी चीज़ भी है। और ऐसी चीज़ों में एक सांप्रत स्थिति में बहुत कुछ है। लेकिन आज जो डिस्टर्बिंग जो है कि इलेक्शन का जो मामला जो है, इलेक्शन कैसा होगा, और इलेक्शन के बारे में इलेक्शन कमीशन का चिट्ठी एक वायरल हो गया, जो कि 14 अप्रैल में इलेक्शन होगा, ऐसे बात हुआ। तो कितने चरण में इलेक्शन होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, गुजरात में कब होगा, महाराष्ट्र में कब होगा। तो महाराष्ट्र में इलेक्शन की क्या है अभी जरूरत है, क्योंकि अभी जो हमारा स्पीकर जो है, उस स्पीकर को सिंधे जी ने जो माने विवादास्पद जो CM है उन्होंने बुलाया, अब बुला के उनको जो इंस्ट्रक्शन दिया, और बाद में उनका गवर्नमेंट जो है वैलिड हो गया। उसके बारे में काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चा भी हुई। जब महाबलंकर साहब, हमारे जो महाबलंकर हमारे यहाँ जो मिठाकली में उनका ये निवास स्थान है, ही वॉज स्पीकर। तो एक समय में नेहरू ने उनको बुलाया था, तो उनको लिखा कि विनम्र होकर लिखा कि आई कैनॉट मीट यू इन द चैम्बर, मैं नहीं मिल सकता हूँ। उन्होंने मना किया, इस संदर्भ में रखते हुए मना किया कि बीइंग ए स्पीकर आई कैनॉट मीट यू इन द चैम्बर। तो ये उनकी दोस्ती थी, स्टैच्यूर भी था सबका। ऐसा एक पार्लियामेंट डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कोशिश भी होती। अभी चीफ मिनिस्टर बुला लिया और आ भी गए, और बाद में वो सरकार भी ये भी हो गया, और ये सब चल रहा है। ऑल द इशूज आर देयर। मेनली जो इशूज हो रहा है डेमोक्रेसी के ऊपर ही हो रहा है, सिविल राइट के ऊपर ही हो रहा है। अभी एक हॉस्पिटल डेथ जूनागढ़ में हुआ, आज ही हुआ, एक गई कल हुआ हॉस्पिटल डेथ, और लोगों ने जो दलित परिवार से आते हैं उन्होंने डेड बॉडी को रिसीव करने के लिए मना भी किया। और भी बहुत ही बड़ा घटना है बिल्किस बानो का घटना। आप लोगों ने, सब लोगों ने अरेस्ट वर्ण किया था इधर, जब बिल्किस बानो का जो वर्डिक्ट आया था जब, तो सब लोगों ने, यहाँ काफ़ी लोग को अरेस्ट किया गया था। ये बड़ी बात है। और वो जो केस सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे प्रॉब्लम में भी एक वर्डिक्ट दिया कि तुमको जेल जाओ। वो लोग आनाकानी कर रहे थे, नहीं तबीयत खराब है, वो है, और बाकी की जबकि उन्होंने को जो जेल टर्म था, वो लोग पैरोल में ही ज़्यादातर रहे वो लोग, और जेल में ज़्यादा रहे नहीं है। और अभी भी जाने के बाद ही शायद पैरोल में फिर से भी आने की भी प्लान करते होंगे। पैरोल तो मजा की बात होता है, जैसे राम रहीम भी अभी पैरोल में आता है, जाता है, आता है, जैसा घर उसका है। तो यही सब चीज़ है। माने ये जो गरीब है वो रहता ही है, जो बात पावरफुल आदमी है तो पैरोल में आ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड में बोलना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को, इतना मजबूरी है। ये सारे घटनाएं हमारे सामने है। तो प्रकाश भाई के सामने इतने सामने बात इसीलिए लाए कि ये उनके दरबार में सारे बात को रखे, ताकि कितना गहन हो गया परिस्थिति, कितना परिस्थिति खराब हो गया है, और उसी परिस्थिति के साथ में और लोगों को बीच में चर्चा करना और बात को स्ट्रीमलाइनिंग करना और बातों को बराबर लाना, इसीलिए मैं प्रकाश भाई के सामने ये सारे बात को लाया। तो ये बात बहुत गंभीर बात है। बस मैं प्रकाश भाई को कह रहा हूँ कि आप प्लीज। धन्यवाद रथ भाई। मैं कोई इतने बड़े
संसार की जिम्मेदारी मेरे पर नहीं लेता हूँ। और कोई सीधे सीधा आज की राजनीति और चुनाव उसको लक्ष्य में लेके भी बात करना नहीं चाहता हूँ। मैं एक अपने दृष्टिकोण से, अपने माने दोनों अर्थ में, अपने ऑफ दिस ग्रुप एज ऑल्सो ऑफ कोर्स इंडिविजुअली, मैं ये अयोध्या के इर्द गिर्द कुछ बात करूँगा। कोई इतना सुव्यवस्थित कोई खाका खींचूंगा ऐसा भी नहीं है, बट आई एम सॉर्ट ऑफ शेयरिंग एंड ए सॉर्ट ऑफ लाउड थिंकिंग। ये जो नरेंद्र मोदी की जो नेतृत्व शैली है, वो आपने देखा कि अयोध्या का सब तामझाम आज हुआ न हुआ, और दूसरे दिन ये कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा आई, जिसका आपने अभी जिक्र किया। मैं कर्पूरी जी से 2 बार मिला हूँ। बैक इन 75 के एंड में शायद, जब वो गुजरात में अंडरग्राउंड थे। ऑफ ऑल द पर्सन्स, अपने एच.एम. पटेल साहब जो बाहर थे, एमपी थे और इमरजेंसी के खिलाफ बोलते थे, तो उनको एच.एम. को तो नहीं गिरफ्तार किया गया था, मिसा में नहीं लिया गया था। एच.एम. कहीं से आते हुए कर्पूरी को अपने साथ ले आए, और फिर हमारे बुजुर्ग जो थे भोगी भाई, वो उनको बुलाया और सौंपा कि देखो अब आगे कैसे करना है, ये अंडरग्राउंड, ये मेरा इलाका नहीं, ये आपका इलाका, आप इनको। फिर बड़ौदा में आपने सुना होगा, एक डॉक्टर मोहन थे, डॉक्टर गौतम थे, ऐसे सब कैरेक्टर्स थे। तो ऐसा एक कर्पूरी जी भी थे। तो उस वक्त मेरा जो परिचय हुआ, तो एक ऐसी शख्सियत जो बिल्कुल सादा जीवन इसमें रहती है, इसका एक परिचय हुआ। और फिर एक बार मैं दिल्ली गया था गांधी शांति प्रतिष्ठान में, तो राधा कृष्ण जी उस समय जब उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, राधा कृष्ण जी ने बताया कि फला फला रूम में कर्पूर जी ठहरे, बट ही हैज़ नॉट अनाउंस। उस वक्त वो बिहार के मुख्यमंत्री थे और अपनी सब फाइल्स को इंडिपेंडेंटली निपटाने के लिए इनकॉग्निटो, ये तो मैंने, राधा कृष्ण ने फिर 1 मिनट के लिए मुझे उनके पास ले इंट्रो किया, तो मैंने कहा कि मैं आपको उन दिनों में मिला था, 1-2 मिनट में बात करता, और आप अभी भी भूगर्भ में रहते हैं, ये जान के प्रसन्नता हुई। तो अब ये जो उनका आना हुआ 77, मेरे ख्याल से इट वाज समवेयर 78 दैट आई व्हेन आई मेट हिम अगेन। तो उस वक्त ये ही वाज वर्किंग ऑन दिस फॉर्मूला जो अति पिछड़े है, जो आपने सुना देखा कि बाद में राजनाथ सिंह ने भी कहा कि जब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था, मैंने कर्पूरी जी से ये ख्याल लिया। हालांकि इफ यू रिकॉल, जैसा अभी रथ भाई ने जिक्र किया, ये जब कर्पूरी ने लागू की फॉर्मूला, तब जनता पार्टी थी और जनसंघ उसका घटक था, पार्ट ऑफ जनता पार्टी। और जनसंघ के नहीं, कमलापति नहीं, कैलाशपति, जनसंघ के उपके बिहार के बड़े नेता माने थे, कैलाशपति में था। ही वॉज देयर एज फिनेंस मिनिस्टर इन द कैबिनेट एंड दे ऑल अपोज्ड इट। बाहर आए और द लैंग्वेज दैट many of the BJP people, I mean the then Johnson people used, कि ये बात कहाँ से आई। फिर I don't recall the whole state slogan, कर्पूरी की माँ भी आई। आप समझते हैं MBC ने को कौन ले आया, ये अति 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 पिछड़े को, ये
कर्पूरी की माँ ने कौन सा नया जन्म दिया, ऐसा दैट वाज। बिहार में पहले भी ये प्रॉब्लम, बाद में भी ये प्रॉब्लम था। आई विविडली रिकॉल कि जब जयप्रकाश जी को 75 साल का अवसर बिहार में मनाया गया इमरजेंसी के बाद, तो कृपलानी जी प्रिसाइडेड ओवर इट. जगजीवन बॉस टू पार्टिसिपेट बट ही कुड नॉट रीच, क्योंकि उनको रुका गया था। एक बैकवर्ड लीग और फॉरवर्ड लीग, तो अगड़ो और पिछड़ो, तो ये जो जिनको आप अगड़ो कहते हैं, फॉरवर्ड, वो दे डिडंट वांट अ दलित टू रीच द फंक्शन। ये मैं आपको मानसिकता बताता हूँ। तो फिर अब नॉट दैट आई डोंट थिंक दैट जनसंघ वॉज पार्टी, बिकॉज जनसंघ तो जनता पार्टी का हिस्सा था और उस जमाने में था। फिर उसके बाद जब ये कर्पूरी की फॉर्मूला आई तो ये रास्ते पर आ गए। और भी एक स्लोगन था कि दलित का तो आपने स्वीकार किया था, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट छोड़ दीजिए, लेकिन राजनीति में एक दलित आरक्षण, आप कुछ भी बोलिए, इट हैज़ बीन एन एक्सेप्टेड थिंग नाउ। तो ये जो सूत्र था वो ये था कि सवर्ण और हरिजन भाई बीच में ये पिछड़ी जाति कहाँ से, ओबीसी कहाँ से आ गया, दैट वाज अनदर स्लोगन। तो अब ओबीसी राजनीति वी ओ इट टू एक्चुअली द आइडिया, वो तो इट गोज बैक टू राम मनोहर लोहिया। राम लोहिया यूज्ड टू सजेस्ट कि भाई अपनी जो सरकार है उसमें 60% कर्मचारी, सरकार के बाबू लोग और कर्मचारी, दे शुड बी फ्रॉम दिस पिछड़ा, फ्रॉम ओबीसी, उसमें से होना चाहिए। ये उसका एक ख्याल था। तो एक इसमें पॉइंट था जो यूजुअली हम उस जमाने में शायद इतना समझ नहीं पाते। हालांकि फिर चरण सिंह ने उसका एक पार्ट लिया, एक पार्ट जिसने लिया फिर और सबने चलाया है अपना अपनी, वो तो राजनीति थी खैर। बट लोहिया वॉज द ऑलमोस्ट वन ऑफ द फर्स्ट सोशलिस्ट टू अंडरस्टैंड कि भारत की व्यवस्था में जैसे वर्ग के बारे में हम समान है बिकॉज ऑफ मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस, क्लास कॉन्शियसनेस का कुछ ख्याल हमें है, सोशलिस्ट वेयर फॉर दिस क्लास। बट भारत की जो वास्तविकता, उसमें वर्ण व्यवस्था जो काम करती है उसको भी तोड़ना चाहिए। सो फॉर वाइडर सॉर्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, लोहिया सजेस्टेड के ये आप ये देखिए कि 60% सरकारी नौकरियां ये इसमें ओबीसी में जाए, ओबीसी पिछड़े और अति पिछड़े जो कहते हैं उसमें जाए। ये दैट वाज, बट लोहिया का तो एक इट वाज ए सॉर्ट ऑफ प्रिंसिपल स्टैंड। ये आपने मंडल खड़ा किया तो मैंने कमंडल लगाया, ऐसा नहीं था। इस जमाने में उनको पावर का की कोई संभावना भी नहीं थी और कोई बार्गेनिंग पावर भी नहीं था। उस जमाने में एक एज एन इंडिपेंडेंट थिंकर वेडेड टू द कॉज ऑफ इक्वालिटी इन ओन अंडरस्टैंडिंग, लोहिया ने कहा कि भारत की स्थिति में वर्ग और वर्ण दोनों का ख्याल रखना होगा। और फिर एक इनका बहुत मार्मिक अवलोकन था, आप सबको भी बाद में तो ख्याल में आया होगा, सबको आया होगा, बस उस जमाने में मेरे लिए नया था। लोहिया का ये कहते थे कि आप भूमिहीन कहते हैं, तो आप गाँव में जाइए और भूमिहीन देखिए, तो बाय एंड लार्ज यू विल कम अक्रॉस अ फैक्ट कि जिसको भूमिहीन कहते हैं वो दलित है। तो उस जमाने में ये दलित प्रयोग नहीं था, हरिजन प्रयोग था, या अछूत मानो तो ये है। तो आप क्लास के हिसाब से मानो जिसको भूमिहीन कहते हैं, वो कास्ट के हिसाब से दलित है। तो हाउ ये क्लास और कास्ट ये इकट्ठा हो जाता है। तो ये वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द कास्ट रियलिटी ऑफ इंडियन
सोसाइटी। ये तो देखिए ना, आप यहाँ से वहाँ जाइए, ये तो कभी ख़त्म नहीं होता है। साहब आप बता पाएंगे कि देश के मुस्लिमों में भी, देश के क्रिश्चियनों में भी ये प्रॉब्लम तो है कि आप किस ज्ञाति से यहाँ आए थे। ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं। पहले मैंने एक बार बड़ौदा जेल में इमरजेंसी में जो चर्चा हुई, तो मैंने अपने संघ परिवार के बंधुओं को कहा था कि भाई आप भारतीयकरण कहते हैं, हिंदूकरण, भारतीयकरण, तो इस्लाम में भी और ख्रिस्त पंथ में भी जो आप धर्मांतरित होकर गए, वो भी पूछते हैं कि फला वो कहाँ से आया है। ये है ना, ये अपनी रियलिटी है। तो अब इसको मैंने आज क्यों याद किया, क्योंकि अयोध्या जो इवेंट, उसमें तकरीर करते हुए नरेंद्र मोदी ने जो एक परिभाषा की कि राम माने क्या, राम माने ये, राम माने वो, वो इस ऐसे मूड में थे कि आप कोई भी शब्द बोले तो कि राम माने वो है। ये एक बड़ी व्यापक परिभाषा करने की कोशिश उन्होंने की। तो ये what is my take on it and why I brought in कर्पूरी एंड लोहिया। तो मेरा कहना ये है कि इन्होंने कहा कि इसने सबको एक किया और राम सब आज एकता का प्रतीक है वगैरह वगैरह। आई डोंट अटैक द कैरेक्टर ऑफ राम, दैट इज पात्र। कैरेक्टर मीन्स नॉट चारित्र, पात्र। इतिहास में या दंत कथा में, वैसे तो ये हमारे लिए वे मानो एक काव्य का विषय है और जो भी है, और राम के नाम से इतने सारी जगह भी है कि इट हैज़ अ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल ऑरा ऑल्सो। बट ऑल सेड एंड डन, राम की परिभाषा जो इन्होंने की, इसमें राम का जो कैरेक्टर, राम के नाम का जो पात्र, उसको सारी समतालक्षी और ह्यूमनिस्ट, प्रोग्रेसिव, ऐसी सब बातों को राम की परिभाषा में लगा दिया और कहा कि हमारा जो आंदोलन है, इसने एक बड़ी बात की कि सारे देश को एक किया। अब माय हम्बल कंटेंशन इज कि भाई आप ये एक करने की बात करते हैं, लेकिन एट द मोस्ट क्या हुआ? मान लीजिए आपने ये दलितों को आपके साथ लिया या बाकी लोगों को आपके साथ लिया, बट ऑल सेड एंड डन, आफ्टर द मूवमेंट what happens? At the most, whether बनिया, ब्राह्मीण, दलित, anybody, ठाकुर भी, तो at the most he or she turns out to be a Hindu, not more than that. अब आप देख लीजिए, सॉल्ट मार्च को ख्याल करिए, सॉल्ट मार्च का, दांडी कुचनो का ख्याल करिए, और इसका ख्याल करिए इनकी राम रथ यात्रा, इनकी रथ यात्रा का। अडवाणी जी सॉर्ट ऑफ ए फॉरगॉटन हीरो, हाँ, फॉरगॉटन या तो अपेक्षित थे उनके आना, हालांकि निमंत्रण में ही लिखता था कि वो उपेक्षित भी है, और बट अब समीक्षित अडवाणी क्या है? अपेक्षित, उपेक्षित, और अब सारा उसको लोग समीक्षा कर रहे थे, तो समीक्षित अडवाणी क्या है? समीक्षित अडवाणी ज़्यादा से ज़्यादा ये तो कर पाए कि अपनी पार्टी को वो सेंटर में ला पाए। He may miss the bus himself, but बीजेपी को
लेकिन ये इसमें करते करते क्या हुआ कि इसको एक हिंदू पार्टी के रूप में, और जो परिभाषा सब अयोध्या आंदोलन की नरेंद्र मोदी ने की, हमने सबको एक किया वगैरह वगैरह, एक नहीं किया, आपने सबको हिंदू होने का एहसास एक जगाया और गोल बंद किया, ये सही है। अब देखिए ये जो हुआ, उस प्रक्रिया में जो बुनियादी बात थी वो तो खत्म हो गई। बुनियादी बात ये थी कि हमने विभाजन के साथ एक नया रास्ता लिया। हमने एक सेक्युलर पोजीशन ली और कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल उस जमाने में सबसे आगे ये त्रिपुटी, स्वराज त्रिपुटी मानी जाती थी। तो विथ ऑल देयर डिफरेंसेस, शेड्स भी अलग थे तीनों के, तो फिर भी स्वराज त्रिपुटी जो थी उसने एक सेक्युलर पोजीशन पर रहने की और टिकने की कोशिश की। जब अगर उत्साह में आके सरदार पटेल ने सोमनाथ की घोषणा की और कैबिनेट ने भी पसार कर दिया, नेहरू वॉज प्रिसाइडिंग ओवर द कैबिनेट, बट गांधी सेड कि भाई ये आप इसमें एक प्रावधान कीजिए कि ये सरकार के पैसे से नहीं होगा। यानी इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी था एक माने में, बट देयर वाज सटल डिस्टिंक्शन ऑल्सो कि भाई ये सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, एक सटल डिस्टिंक्शन। हालांकि वो इट इज़ अ वेरी थिन लाइन एज वी ऑल अंडरस्टैंड, बट ए सॉर्ट ऑफ अ सेक्युलर बाय एंड लार्ज। पाकिस्तान अपने को ये एक इस्लामिक उसके रूप में आ गया। हालांकि जिन्ना की स्पीच तो बहुत मशहूर है, जो 11 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में की थी। जिन्ना ने कहा था कि भाई अब ये अपना संविधान ये आएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ कोई मुसलमान नहीं रहेगा, यहाँ कोई हिंदू नहीं रहेगा। फिर एडेड कि अपना अपना मजहब हो सकता है, लेकिन वी विल ऑल बी सिटीजन्स, इक्वल सिटीजन्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये दैट वाज जिन्ना स्पीच। बट अडवाणी after the violent Rath Yatra and Jinnah after the direct action, ये दोनों का जो हिस्ट्री है वो इसमें रिकनसाइल नहीं हो सकता है दोनों के। अब व्हाट हैपन टू अडवाणी, आप देखिए, आप पाकिस्तान गए, अपनी जन्मभूमि का भी दर्शन किया, कहाँ पढ़े थे, जैसे मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान के कोई गांव में पढ़े थे, ये तो कराची के स्कूल में पढ़े थे, वहाँ गए, मिले सबको। यानी इट वॉज डाउन मेमोरी लेन। 47 में छोड़ के आ गए थे, तो इसके बाद 2005 में इतने साल के बाद वहाँ जाना, मिलना, ये तो अच्छा ही था। तो अडवाणी पे विजिट टू द जिन्ना मेमोरियल, और इसमें विजिटर्स बुक में से लिखा कि भाई इसने इस नेशन को खड़ा किया एंड आई पे माई सॉर्ट ऑफ। अब ये तो देखिए, आप प्रोटोकॉल भी समझिए। राधा कृष्णन राष्ट्रपति हुआ करते थे और ईरान गए तो नादिर शाह के मज़ार पर फ्लोरल ट्रिब्यूट के लिए गए थे। अब आप केवल उसको नादिर शाह को ऐसे देखें कि उसने तो दिल्ली में लूट चलाई थी और क्या किया था, क्या दैट डजंट हेल्प। क्योंकि नादिर शाह ये आप ईरान गए हैं, स्टेट गेस्ट है, तो नादिर शाह ये ईरान का एक आइकॉन है। तो अगर तो अब ये क्वीन, ये अपने एलिजाबेथ का आना और फिर
राजघाट जाना। अब देखिए हाउ वुड यू पुट इट, हाउ वुड यू, हालांकि एलिजाबेथ हैड ए फॉन्ड मेमोरी कि जब मेरी शादी हुई तब महात्मा गांधी ने हैंड वोवन वो मुझे भेजा था। दैट वाज गांधीज पॉलिटिक्स। बट पॉइंट इज कि गए और जिना को ट्रिब्यूट। अब ये और देखिए जस्ट इट वाज, पाकिस्तान में भी दो धाराएं चलते, एक क्षीण दुर्बल धारा एक प्रकार के परिवर्तन की भी है, नहीं है ऐसा तो नहीं है। अब अडवाणी को निमंत्रित क्यों किया था? 2005 में वो गए तो कटास राज में जो जीर्णोद्धार हुआ उसमें इनको इनवाइट किया था, उसके लिए अतिथि के रूप में। अब कटास राज क्या है, अपने ट्रेडिशन में देखें आप तो महाभारत में जो यक्ष प्रश्न की बात आती है, वो यक्ष प्रश्न वाली घटना महाभारत जिस जगह बताता है ये कटास राज है। तो उसमें उसका मंदिर, उसका जब जीर्णोद्धार हुआ तो ऑफिशियली अडवाणी वाज इनवाइटेड। अब देखिए इट वाज अ गुड जेस्चर, जिसने भी सोचा हो, क्योंकि अडवाणी वॉज नाउ नो लॉन्गर डेप्यूटी बने से, 2005 में तो थे नहीं, 2004 में सब चला गया था उनका ये। बट दे इन्वाइटेड अडवाणी फॉर दिस कटास राज फंक्शन एंड अडवाणी मेड अ विजिट टू दिस, पेड अ विजिट टू कराची, ये जीना में। तो उसमें विजिटर्स बुक्स में उन्होंने जिस प्रकार से भाव किया, तो यहाँ अभी बोलते हैं और लिखते हैं एंड साइमल्टेनियसली ये यहाँ चैनल पर शुरू हो गया उनके खिलाफ सब। एंड ऑल द बीजेपी लीडर्स यानी वो બધા એમ કે ચેનલ 24 પર મંડી પડ્યા। અને और जिसने जीना जैसे देशद्रोही की तारीफ की, वो भी देशद्रोही है। जो अडवाणी को वैसे निकाल नहीं पाए थे ये सब आरएसएस और बीजेपी वाले, इन्होंने ये वाजपेयी ने भी एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया था, बट बिकॉज ऑफ हिज पॉपुलैरिटी दे कांट डिस्टर्ब हिम। आप देखिए जब इन 99 ये वाजपेयी ये गए वहाँ लाहौर बस लेके, हाँ, तो वाजपेयी ने लाहौर में ये, और तो ठीक, लेकिन जिस जगह बैक इन 1940 पाकिस्तान ने का प्रस्ताव ये मुस्लिम लीग ने किया था, उस जगह एक मीनार पाकिस्तान खड़ा किया गया है। वाजपेयी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पेड ऑफिशियल विजिट टू मीनार पाकिस्तान एंड ये वहाँ गए, बट somehow he was not touched, but Advani was anyway, क्योंकि ये आपकी रियलिटी और आपकी पॉलिसी है कि भाई आप एक अच्छे नेबर के नाते रहना चाहते हो, वॉट एवर द हिस्ट्री वॉज, बट दैट इज आवर यूजुअल पॉलिसी। यू नो, ये डिस्टेंस है। कुलदीप नायर तो हर साल पाकिस्तान जाते थे, सबको मिलते थे। एक किताब लिखी उन्होंने भारत पाक संबंधों के बारे में, डिस्टेंट नेबर करके लिखी। पास है फिर भी दूर है, डिस्टेंट नेबर। तो ये तो होता है, बट वाजपेयी कुड एक्सेप्ट द फैक्ट एंड समहाउ ही कुड गेट अवे इट, बट अडवाणी को बख्शा नहीं गया। हालांकि उसके बाद फिर से 2009 में उनको अपना प्राइम मिनिस्टर घोषित किया था, बट जैसा अडवाणी की नियति थी वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग ही रह गए। एक अपने वचन पर अफर थे, वेटिंग तो वेटिंग, बट उसूल पर कायम रहे कि मैं वेटिंग तो वेटिंग हूँ। बट अब मैंने ये लंबी बात पुराने उसमें जाकर क्यों की,
मेरी अडवाणी जी से 2-3 बार थोड़ी थोड़ी बात हुई है। ये जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम की परिभाषा जिस प्रकार से की, और इनके हॉर्मोन्स और जीन्स जो है विचारधारा के, उसको देखने के समझने के लिए, तो वासुदेव भाई और मैं एक बार अडवाणी से मिले, वासुदेव मेहता और मैं एक बार अडवाणी से मिले थे। अडवाणी इन दोज डेज ही वॉज ऑल प्रेज फॉर नरसिंह राव। उन्होंने कहा कि नेहरू के बाद पहली बार इतना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिला है, और ही एंड मनमोहन सिंह, द इकोनॉमिक चेंजेस दे आर मेकिंग, ये हम तो पहले से मानते थे वगैरह वगैरह। अब ये आई डिडंट कन्फ्रंट हिम कि आपने जब गांधीवादी समाजवाद की बात की तो इसके साथ ये क्या जाता है वगैरह। आई डिडंट कन्फ्रंट हिम, बट हमने कहा कि ऐसा है तो अब आपको अलग रहने की क्या जरूरत है, जॉइन हैंड्स विद कांग्रेस, यू कैन, आप कोऑपरेट कर सकते हो। तो ही मेड अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट। हाँ, इसने कहा कि नहीं, क्योंकि हमारी पहचान हमारी अर्थनीति नहीं है, हमारी पहचान हमारा हिंदुत्व है। अब मैं ये आपको इसलिए कहता हूँ कि जब 1980 में, बैक इन 1980, जनता पार्टी से बाहर निकले और भारतीय जनता पार्टी की, ये उनका एक पुराना इतिहास है। इफ यू रिकॉल, तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट, ये पहला उसका ये प्रधानमंडल, उसमें एट गांधीज बिहेस्ट, तो गांधी का कहना यह था कि ये कोई स्वराज मिला है तो कांग्रेस को मिला, ऐसा नहीं, सबको मिला है, तो हमें सबको साथ में लेके चलना है, गांधी। तो नेहरू एंड पटेल थॉट ऑफ ब्रॉडनिंग द कैबिनेट। तो ऐसे उस कारण उसमें आम्बेडकर भी और मुखर्जी भी आए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बाद में जनसंख्या की स्थापना की 1951 में, आई थिंक वो, लेकिन वो पहली कैबिनेट में थे। तो मुखर्जी ने जब कैबिनेट छोड़ी तो ये डिडंट रिटर्न टू हिंदू महासभा। ये तो हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ये वो मुखर्जी और सावरकर। तो ये मुखर्जी डिडंट रिटर्न टू हिंदू महासभा। ही सेड कि भाई अब एक स्वतंत्र भारत है, उसका एक प्रजासत्ताक ये होने जा रहा है, उसको अभी हुआ नहीं था, होने जा रहा है, और हम कोई ऐसी पार्टी कैसे चला सकते हैं जिसमें केवल हिंदू ही मेंबर्स हो। तो पॉलिटिकल पार्टी तो सबके लिए खुली होनी चाहिए। ए सॉर्ट ऑफ दिस पब्लिक स्टैंड टू टेक, एंड लेटर ऑन ये जब आरएसएस की और उनकी बात हुई, और समवेयर इन 1950-51 ये जनसंघ की स्थापना हुई। अब द सेम जनसंघ, ये बिकॉज ऑफ जेपीज मूवमेंट ये मेन स्ट्रीम में आ पाया, बिकॉज इट सपोर्टेड जेपी मूवमेंट। ये आई विविडली रिकॉल 2 थिंग्स। ये जब उस दिन मैं दिल्ली में ही था, मार्च 75, 6 मार्च थी शायद, और वहाँ जनसंघ अभी, यानी वो जनता पार्टी विलय तो मई 1977 में हुआ। मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 1975, इमरजेंसी लगने के 3 महीने पहले। तो मेरे बुजुर्ग हुआ करते थे, शायद आप और नीता मैम तो जानती हैं, भाईदास भाई। तो भाईदास भाई और मैं उस दिन दिल्ली में थे,
और जेपी के पास गए और वैसे ही दर्शन किया। फिर लोग उनको बुलाने आए क्योंकि जेपी वॉज गोइंग टू एड्रेस जनसंघ सेशन। दे इन्वाइटेड हिम, ही हैड एक्सेप्टेड इट। तो ये जेपी ने वहाँ क्या क्या कहा था वो मैं पूरा नहीं, लेकिन जेपी ने एक बात कही थी कि आपकी टोपी और झंडे मत लगाना कल प्रोसेशन में आना, लेकिन आपकी टोपी और झंडे मत लगाना पब्लिकली, कि अब आप एक आंदोलन के भागरूप रैली में आ रहे हैं तो आपको अपना अलग शो करने की जरूरत नहीं है, पब्लिकली से। बट एनीवे, लेकिन वहाँ ये अडवाणी उस दिनों में अध्यक्ष हुआ करते थे, तो अडवाणी ने स्वागत किया, जेपी बोले, उसके बाद ये वोट ऑफ थैंक्स ये देने के लिए वाजपेयी खड़े हुए। एंड ऑरेटर तो ये थे ही, उन्हें कहा कि जेपी को संबोधन करके आपके साथ हम जुड़े तो हमारे में जान आ गई। है ये अभी ये एक्चुअल वर्डिंग नहीं है, फिर लेकिन एक एक्चुअल फ्रेज मुझे याद है, उसने कहा कि अब तक हम भरी महफिल में तन्हा थे। मतलब पोएट है, अब तक हम भरी महफिल में तन्हा थे लेकिन आपके साथ आए तो। फिर देन यू ऑफर अ सॉर्ट ऑफ सेमी सूडो और एक्चुअल मार्क्सिस्ट एनालिसिस। आई एम कोटिंग वाजपेयी, जिसने कहा कि अभी तक हमारे सब कार्यकर्ता करते थे कामकाज, लेकिन क्योंकि अब हम आपके जरिए आम जनता के आंदोलन के साथ जुड़े हैं, मार्क हिज वर्ड्स, ऑन देयर ओन दिस वर्ड्स कैन स्टैंड, क्योंकि अब आपके आंदोलन के जरिए हम लोगों के साथ जुड़े हैं, तो हमारा जो मध्य वर्ग का कार्यकर रहा, जिसको आप ब्राह्मण बनिया कहते थे उस जमाने, तो हमारा जो मध्यम वर्ग का कार्यकर रहा उसका चरित्र बदल रहा है। कितने साल बाद जब अयोध्या घटना के बाद बीजेपी ने 5 स्टेट्स खोए, वो स्लोगन था ना, अयोध्या के राम मंदिर, जो बाबरी ध्वंस हुई उसके बाद इलेक्शन आई तो उनका स्लोगन था कि आज 5 प्रदेश, वो 5 राज्यों में थी, कल सारा देश। फिर मैं बहन प्रभाष, चुनाव का नतीजा है तो मैं फ्रेंड प्रभाष जोशी गेव अ कैप्शन इन जनसत्ता, भाजपा राम शरण तो ये, लेकिन ये जब वहाँ आए तो ये गंवाया था। बट उन दिनों में फिर दिल्ली के दीनदयाल शोध संस्थान में एक भाजपा के मित्रों की, बीजेपी के मित्रों की एक सभा हुई, अरुण शौरी वगैरह थे। अरुण शौरी क्या है कि ऐसी प्रतिभा है कि ये सबके मित्र और सबके ये हो सकते हैं तो ये उस सभा में उमा भारती मेड a fantastic statement. I think it was a one-liner. It was a one-liner there, come to stay. कि हम हारे क्यों? ये हार से हमें समझना चाहिए कि हमें चाल, चेहरा और चरित्र बदलना होगा। हालांकि उमा जी भी नहीं बदली, लेकिन ये उस वक्त उसने ये कहा था कि चाल, चेहरा और it was distant echo from Vajpayee back in 1975 talk on जनसंघ प्लेटफॉर्म कि हमारा मध्य वर्ग का कार्यकर्ता जब जनता के आंदोलन से जुड़ता है तो उसका चरित्र बदल रहा है। ये तो ये चाल, चेहरा और चरित्र बदल, ये इतने
ये बैक इन 92 ऑल्सो, ये उनका 92 के जनवरी में होगा, 93 के जनवरी में होगी क्या ये उनकी, कि जब भी हुई तब समवेन इन 93, ये उमा भारती आई एम कोटिंग। तो आज ये बदला है। माय कंटेंशन इसके ये कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ सब ये एक बाजू एक और से वे स्टार और उद्योगपतियों को भी ले आए, और फिर एक निषाद को, एक शबर को, उसको भी ले आ सकते हैं। तो ये तो करेंगे, बट ऑल सेड एंड डन ये एट द मोस्ट ये हिंदू हो सकता है, इससे आगे एक स्वतंत्र भारतीय प्रजासत्ताक उसका नागरिक नहीं हो सकता है आफ्टर ऑल दिस ईयर्स। तो राम की जो भी परिभाषा उन्होंने की, राम के जमाने में ये हो सकती थी। अब डाउन मेमोरी लेन, मैंने उस जब रावण दहन का गुजरात में जब ये शुरू हुआ, तो अपने एक दलित मित्र थे जयवर्धन हर्ष, तो अम्बेडकराइट, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने वो परा के इलाके में, ये शायद गोमतीपुर का कोई हॉल था या कहीं, आई डोंट रिकॉल इट। तो ये मैंने कहा कि भाई राम और रावण का कोई इतना, उनके नाम की जगह वगैरह है, लेकिन इतना ठोस इतिहास हमारे पास नहीं है। तो आप इनको पढ़ते हैं तो एक राम एक देव है और रावण एक राक्षस है, ऐसे आप एक वाल्मीकि से लेकर तुलसीदास के, एक कबीरुदय की ने अपने से एक पात्र गढ़ा है, ऐसे देखिए। तो अगर रावण में भी प्लस माइनस हो सकते हैं, जैसे राम में तो आपने काफ़ी प्लस ही प्लस बताया है। हालांकि जब राम, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए, जब राम ये सीता को अग्नि परीक्षा के लिए कि उस वक्त सीता ने जो भाषा प्रयोग की कि તમે તો હલકટ માણસની જેમ વિચાર કરતા, आई एम दिस इज माई फिर रेंडरिंग ऑफ द संस्कृत वर्ड्स एंड स्ट्रेट फ्रॉम वाल्मीकि, और इसी को किसी ने प्रक्षिप्त नहीं किया कि कहा है હલકટ નહીં તો હીણું, એમ કોને આ તમે આવા પ્રાકૃત માણસ છો કે તમારી પત્ની જોડે આવી અપેક્ષા રાખો છો, એમ કે અને એટ અધર વે રાઉન્ડ। તો આ બધી વાત મેં ત્યાં સભામાં કરી, મેં કહું આ પાત્રો તરીકે જોવા જોઈએ, એટલે રામે રાવણનું દહન કરવું, રાણે રામનું કરવું એ બધું નહીં, પણ એક વ્યાપક રીતે જોઈએ। મેં કહું એમ જુઓ तो मैंने कहा कि अगर ऐसे देखें तो यहाँ तो पुलिस गेट में ही रेप होता है, पुलिस के थाने में ही रेप होता है, और रावण के राज में सीता वॉज नॉट रेप्ड बाय रावण। अब आप कहें कि ये देवी थी और रावण कुड नॉट टच हिम, तो ठीक है, वो देवी थी तो उठा तो सकता था, ले गया था, लेकिन उसको डिडंट टच इट, नहीं डिडंट टच हिम बट कुड नॉट टच हिम, ये हो सकता है। बट मैंने थिंक एक ऑर्डिनरी पुलिस जो कर सकता है, ये रावण ने नहीं किया था, नहीं कर पाया था, जो भी। तो आप इसको सबको पात्र के रूप में देखें वगैरह वगैरह। तो मैं बोला भी, अखबार में आया उस वक्त ये सब रैली, ये रावण दहन का प्रोग्राम शंभू महाराज लीड कर रहे थे। तो अपने पड़ोसी ये जय हिंद अखबार अभी निकलता कि नहीं पता नहीं, आई डोंट नो, यहाँ हाँ, तो जय हिंद ने डंका बजा दिया, उसने एक बॉक्स आइटम बनाई, शंभू महाराज राम, प्रकाश शाह रावण। अब एक दूसरी बात क्या हुई कि मैंने एक आर्टिकल लिखा लोक स्वराज में, और मैंने फिर उसमें भी ये बात की कि पात्र के रूप में देखिए वगैरह। आई वॉन्टेड टू सॉर्ट ऑफ एजुकेट, बट देन दर्शक रेड इट, अपने मनुभाई पंचोली, तो ही रोट बैक क्रिटिसाइजिंग मी, बट ही हैड अ वेरी वैलिड पॉइंट। जैसे कहे कि आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसमें राम का जो कैरेक्टर है वो समझिए। राम राजा बनने के पहले 14 साल वनवास जाते हैं, और हर जगह नीचे से नीचे, ओछे से ओछे आदमी को मिलते हुए उसका अपना बनाते हैं। ये निषाद हो, कोई घू हो, ये सब यानी इसको अपना बनाया, वानर को अपना बनाया, शबर को अपना बनाया, सबको अपना बनाया, और ये सबको अपना बनाया तब वो राजा हो पाए। दैट वाज वाल्मीकि एंड दर्शक्स, आई मीन ग्रेट इंटरप्रिटेशन। इट वाज, ही क्रिटिसाइज्ड मी, बट देन
he made a very valid point. तो अब आप इस प्रकार से देखें, अब राम के जमाने में क्या प्रॉब्लम था, इन्होंने निषाद शबर वानर सबको अपना बनाया, ठीक है, बट कैन मोदी बीजेपी क्लेम के उन सबको अपना बनाया? ये आपको कुछ दे सकता है, प्लेकेट कर सकते हैं, ये है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के साथ मिलना और दिल जीतना, ये गिमिक्स कर सकते हैं। तो और फिर राम को तो कोई बनाम हिंदू था नहीं, राम को तो ये रावण भी मुस्लिम नहीं था। अब इनको तो अनलेस, ये जैसे वॉल्टर ने कहा ना कि भाई लोगों की श्रद्धा इतनी बड़ी होती है कि उनकी जरूरत हो जाती है, इफ देयर इज नो गॉड यू हैव टू इन्वेंट वन। आई एम कोटिंग वॉल्टर, इफ देयर इज नो गॉड यू हैव टू इन्वेंट वन। तो अब ये बीजेपी का तो क्या हाल है, इफ देयर इज नो मुस्लिम दे हैव टू इन्वेंट वन। इनके बिना उनको चलेगा नहीं। यानी वो कभी कभी थोड़ी थोड़ी सुधार की कोशिश करते होंगे, लेकिन वैसे लाइक दिस चाइनीज, तो ऐसे आप सुला देते फिर खड़े हो जाते हैं, सुला देते फिर खड़े हो जाते हैं। तो ये इनकी, तो आज जो प्रश्न है वो बेसिक प्रश्न ये है मेरे हिसाब से कि हमने जो कोशिश इतने साल की, अब आप देखी थे उसमें देखे अपेरेंटली तो with in spite of all our criticism, in spite of all our efforts, हम देखते हैं कि बीजेपी बढ़ रही है। उसके काफ़ी कारण हो सकते हैं, जिसको आप अपोजिशन पार्टीज कहते हैं, जिसके पर हम आशा रखते हैं, और फिर विथ ऑल आवर रिजर्वेशंस ड्यू टू इमरजेंसी हम फिर भी बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की फतेह चाहते हैं, ये होता है। बट ऑल सेड एंड डन, ये फंडामेंटली जिस बात को पकड़ना चाहिए, ये हम लोगों को ये शायद समझा नहीं पाए हैं। और और हमने जिस हॉर्सेस पर बैठ रखा है वो हॉर्सेस तो वैसे ही टाइडा है, એટલે छोड़ दीजिए उसको। बट घोड़ू नहीं पण टाइडू છે આપણે કે। अब उसको क्या कहेंगे हिंदी इंग्लिश में, आप जो बना दो कुछ। संस्कृत में तो कहेंगे टाइडम टाइडम। फ्रेंच में इसको कहे नहीं, फ्रेंच में क्या कहे, टाइडू से टाइडू। तो अब ये जो लगाते बैट, तो ठीक है, तो एक चुनाव आते जाते हैं तो उसमें यू टू टेक अ पोजिशन और ये करते हैं। बट आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स नीड्स टू बी प्रॉपरली अंडरस्टूड एंड प्रॉपरली कन्वेड। अब प्रैक्टिकल बात देखिए, इफ यू रिकॉल बैक इन 1991, आई विविडली रिकॉल, उस जमाने में एक संडे ऑब्जर्वर निकलता था जो जावेद आनंद एडिट कर रहे थे, अपने तीस्ता बहन के हस्बैंड। तो जावेद भाई ने लिखा था बैक इन 1991 कि हमारे हिसाब से ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसमें हम द मुस्लिम्स कैनॉट कंसीड। अब तो काफ़ी लोग अपने यहाँ, इफ़ यू रिकॉल, तो उन दिनों में यासीन दलाल ने भी और प्रोफेसर बंदूकवाला ने भी ऐसी एक कोशिश की थी कि भाई आप ये इनको दे दीजिए और ख़त्म कर दीजिए। तो उसमें एक था कि ये हिंदू कॉन्सोलेशन नहीं होता, जैसे ये राजीव गांधी ने शाहबानू इंटरवेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शाहबानू के केस में तो क्या था कि फिर भी ये मार्ग खुला था, लेकिन जो इस्लाम की प्रथा है उसका निषेध नहीं था, वो भी खुला था।
तो इन दिस पर्टिकुलर केस इतना था। तो लेकिन राजीव गांधी के सलाहकारों का जो मत बना वो बना। और एक कांग्रेस का माइंडसेट क्या रहा है मैं आपको बताऊं। 77 के बाद एक बार मेरी रऊफ वलीउल्लाह से बात हुई थी। उसने कहा कि प्रकाश भाई તમારી બધી વાત સાચી, પણ તમને એક ખબર નથી, તમે ચૂંટણીમાં અમારી સામે ઊભા રહો તો તમારે એકડે એકથી શરૂ કરવું પડે, અને અને કોંગ્રેસનું કોઈ ઊભું રહે તો 50,000 મુસ્લિમ મતો તો નક્કી જ છે, અને 50,000 એકથી શરૂ કરવું પડે. આ મને એટલે રઉફે બહુ દિલથી વાત કરે. રઉફ તો પોતે બહુ અભ્યાસ સરસ માણસ હતા તમે, અને હી હેડ મેની ગુડ ક્વોલિટીઝ. અને આ વિજયાબેન આપણા કચ્છમાં જેમણે ઘણું કામ કર્યું કલેક્ટર તરીકે, તુલસી ભાઈ શું નામ, તુલસીદાસ પટેલ કે, હા એ તુલસીદાસ પટેલના પુત્રી વિજયાબેન સુધા શેઠ કે જે અટક હોય તો હું અટક ભૂલી ગયો છું. અને સરસ. હવે આ જે વાસ્તવિકતા, હવે કોંગ્રેસે છે તે આ મુસ્લિમ વોટ આપણે એક સાથે આપણા જ છે એમ માનીને ચાલવું, અને પછી એ ઢીલું પડ્યું ઇમરજન્સીમાં. નાઉ લુક એટ ધ કોન્ટ્રડિક્શન. जनसंघની આખી આબરૂ, जनसंघ की सारी पहचान भी और प्रतिष्ठा भी एक एंटी मुस्लिम थी, और इस हिसाब से इट वॉज कांग्रेस वर्सेस जनसंघ. बट इमरजेंसी में द वे संजय गांधी बिहेव्ड, जनसंघ वॉज वेरी हैप्पी. इवन जेल में भी जब ये सब बातें आती थी संजय गांधी की, तो और ख़ास करके मुस्लिम उसको निशाने पर लेकर जो कर रहे थे, तो मैनी RSS जनसंघ पीपल आई थी इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट दे वर हैप्पी. कहाँ हमारा वेट लगना चाहिए. संजय वॉज वेरी इनएडवर्टेंटली एंड मे बी सभान नहीं तो अभान रूप से ही वॉज सॉर्ट ऑफ ए हीरो. और फिर बाद में तो मेनका बेन और वरुण भाई वहाँ गए भी हैं. अब जो होगा हाल वो सीधी अलग बात है. लेकिन जब चुनाव घोषित हुई आपातकाल के बाद, तो चुनाव और शाही इमाम ने लुकिंग टू द संजय बिहेवियर कांग्रेस के खिलाफ एक ये स्टैंड लिया. तो क्योंकि जनसंघ जनता पार्टी का था, इसलिए जनसंघ को भी काफ़ी मुस्लिम वोट्स मिले एज अ पार्ट ऑफ जनता पार्टी. अब देखिए फिर आगे चलकर जनसंघ के उसमें बीजेपी में भी बड़े कौन हुए. ये मेनका और वरुण भी आ गए, और जगमोहन जो सब इलीगल कामों के लिए संजय गांधी का खास एजेंट था, ही बिकेम a minister in the Vajpayee ministry and also a governor कश्मीर. तो ये संजय मान्य. अब आप देखिए तो ये जो हुआ बीजेपी को लाभ हुआ, लेकिन एक फेज खत्म हुआ तो अगेन दे हैड टू टेक ए सॉर्ट ऑफ एन एंटी मुस्लिम स्टैंड. तो ये, और जिस प्रकार से in spite of Javed Anand's or others' appeal, or in spite of well-wishers like बंदूकवाला और यासिन दलाल, ये सैयद शहाबुद्दीन ने एक जो स्टैंड लिया वो शायद बहुत ही एक्सट्रीम स्टैंड था. अयोध्या के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक दो ही बात कह कर मेरी बात शुरू न भी हुई तो ख़त्म तो कर ही दूँगा. तो ये एक तो टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में आस्था का सवाल कहाँ आया था. आप ये जगह दे सकते थे, ये कह के हम आपकी बात ये नहीं मानते, लेकिन ये अगर आपको लगता है ठीक है,
विवाद फिर द वे सुप्रीम कोर्ट गेव वर्डिक्ट, हालांकि चंद्रचूड़ काफ़ी उसमें हमें पसंद भी आते हैं, आई मीन एंड सम रिस्पेक्टिव रिजर्वेशंस ऑल्सो, आई एम नॉट मेकिंग एनी जजमेंट, बट मेरा कहना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अंत में जजमेंट जो दिया, वो जजमेंट क्या था? ये तो इन्होंने आस्था के सवाल पर उसमें ये भी कहा कि ये सब दोषित है, उनको अभी सजा देना बाकी वगैरह वगैरह। तो ये तो अभी बाकी का बाकी है, सजा दोषित है इसलिए मजा दे दिया, यहाँ बाहर आ गए। और फिर किस प्रकार के नमूने थे सब देखिए 2002 में सब जैसे हमने देखे। और ये तो फिर भी अब आज भी एक मूड ऐसा है देश के कुछ मुस्लिम उसमें कि वी हैव टू टेक इट दिस एज ए रियलिटी, जो लोग मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ मुस्लिम्स यानी एज फेलो सिटीजन्स कि, लेकिन दो दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि बीजेपी हर मसले को, ये राम मंदिर का इश्यू अगर टाइटल शूट था तो इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, तो इसको आस्था का मुद्दा बनाकर लड़ने का क्या मतलब है? दूसरा, ये टाइटल शूट है तो इसको हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व के साथ आप क्यों जोड़ते हैं? ये किसी भी केस में जमीन की मालिकी की बात है, वक्फ बोर्ड कहाँ है, आप कहाँ है, तो ठीक है, इट्स अ लीगल सूट, तो आप लड़ लीजिए और कोर्ट में जो होना। बट ये क्या किया कि आपने उसको अपनी हिंदू पहचान के साथ जोड़ दिया। एंड कांग्रेस गवर्नमेंट इन यूपी ये उसमें एक प्रकार से बैक इन 49-50 ये वीक पेश आई। जब ये अभी भी मोहन भागवत ने कहा कि भाई रामलला एपियर हुए तो फिर अब ये मंदिर वगैरह, अब एपियर कहाँ से हुए थे? वो तो यानी घरफोड़ ચોરીનો ગુનો હતો, તમે છે તે बट एपियर हुए मानो बराबर। तो बट पंडित पंत का अप्रोच लिबरल था, लिबरल माने शिथिल था, ही वुड नॉट एक्टेड। पटेल पेड ए स्पेशल विजिट टू यूपी, उनके प्रोग्राम में नहीं था, बट वो बम्बई से सीधा लखनऊ गए, बम्बई से दिल्ली लौटना था, बट लखनऊ गए प्रोग्राम में। एंड स्ट्रेस अपॉन द यूपी गवर्नमेंट के इसको ताले बंद कर दो, जब कभी दोनों पार्टियों के बीच में बातचीत होगी और समझौता होगा तब होगा, आज तो इसको बंद कर दो। तो ये दिस वॉज पटेल्स अप्रोच एंड दैट मेक्स द डिस्टिंक्शन क्लियर। सोमनाथ में आपको कोई डिस्प्यूटेड उसके पर खड़ा करने नहीं था, हालांकि नुकसान हुआ था और मंदिर कितनी बार टूटा था ये तो हकीकत है, यानी यू कांट डिनाई इट। बट कोई डिस्प्यूटेड लैंड पर या कोई खड़ी इमारत को तोड़ के बनाने का नहीं था, सब भग्न उसमें पड़ा था और एक इंडिपेंडेंटली ये हुआ। तो सोमनाथ में जो स्टैंड सरदार ने लिया विथ ऑल हिज लिमिट्स, ये उन्होंने अयोध्या में नहीं लिया। दिस वॉज अ फाइन पॉइंट विच HM वंस एक्सप्लेन्ड। HM पटेल से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वल्लभभाई સોમનાથમાં રસ લીધો, એક રીતે પ્રો હિન્દુ પણ તમે કહો એમને ધારો કે, બટ ઓલ સેડ એન્ડ ડન વલ્લભભાઈએ જે સ્ટેન્ડ સોમનાથમાં લીધું અયોધ્યામાં નહોતું લીધું। એટલે આ બેને ઇક્વેટ ના કરાય, જે અડવાણી જો निकले वहाँ से तो सोमनाथ से निकले, અને उसको अब उसमें सोमनाथ की भी लंबी चर्चा है, उसमें भी मैं नहीं जाऊँगा। हालांकि राजेंद्र प्रसाद गए वहाँ, पंडित जी की ये ख्याल था कि नहीं जाना चाहिए, बट राजेंद्र प्रसाद का उत्तर बहुत सरस था। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि भाई ये ठीक है कि हिंदू श्राइन है, लेकिन
मैं इस देश के सब धर्मों के लिए, अगर मुझे अजमेर से बुलावा आएगा या कोई क्रिश्चियन उससे बुलावा आएगा गोवा से कैसे, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। ये जो रिटर्न लेटर, तो मैं समझता हूँ कि मुझे कोई ये संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि वो ये पूजा वूजा होती है तो इट सेंड्स डिफरेंट सिग्नल, बट ये अब अडवाणी हाफ कोट करते हैं। अडवाणी कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि मैं जाऊंगा, बट राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि जिस अर्थ में सोमनाथ एक नेशनल ये है, उसी अर्थ में अजमेर शरीफ भी एक नेशनल जगह है, और अगर बुलावा आएगा तो मैं वहाँ भी जाऊंगा। तो इन दिनों में मैंने उन दिनों में लिखा था कि अडवाणी जी ये नहीं देखते हैं कि ये राजेंद्र प्रसाद ने अजमेर शरीफ को भी एक नेशनल प्लेस का और सोमनाथ को भी, तो ये एक फाइन डिस्टिंक्शन है। हालांकि काफ़ी ब्लर हो जाती है बातें, बट ये चलता है। अब मैं अडवाणी से हुई मेरी एक छोटी बात जो मैंने बीच में छोड़ दी थी, उसका एक जिक्र करता हूँ। दो बातें, तीन बात मैंने एक कही, ये पाकिस्तान में उनका क्या शुरू हुआ उस, लेकिन ये जब उनको पिछले सालों में शुरू के दिनों में तो मिलना होता था, फिर धीरे धीरे नेचुरली एक अंतर बढ़ता गया और इनफॉर्मली मिलने का मौका भी कटा, लेकिन फिर भी दो बातें हुई। एक, कश्मीर के बारे में उन्होंने एक बोल दिया जो पब्लिकली नहीं बोलते थे कि हाउ कैन वी कंसीड द पंडित्स डिमांड टू हैव अ सेपरेट कॉरिडोर। ये मेरे साथ बातचीत में बोले, हालांकि तुरंत उन्होंने बात ये ख़त्म कर दी, फिर जनरल बात पर हाउ कैन वी कंसीड द पंडित्स डिमांड ऑफ अ कॉरिडोर, इंडिपेंडेंट कॉरिडोर इन कश्मीर। ये इट वॉज अडवाणी। और दूसरा ही नरेटेड इज मीटिंग विद मिस्टर गाजी। ये गाजी साहब ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हुआ करते थे भारत में, तो बेनज़ीर से भी अडवाणी हैड अ गुड फ्रेंडशिप। वो आती जाती जब तो यहाँ उनके यहाँ भोजन पर भी जाती थी, और वैसे भी दोनों सिंधी में बात करते थे, और देयर स्ट्रक अ सॉर्ट ऑफ बोनोमी। लेकिन ये अडवाणी ने मुझे जो बातें, वो मिस्टर काजी से उनकी जो बातें थी कि मैंने काजी से कहा कि आप देखिए, मैं तो सिंध से यहाँ आया, तो यहाँ नेचुरल डेमोक्रेटिक पॉलिसी में मैं आज शीर्ष स्थान पर पहुँचा हूँ। आपके यहाँ आप ये कल्पना कर सकते हैं, तो आपके यहाँ क्या कमी है आपके उसमें, आप इतना पुख्ता लोकतंत्र जितना यहाँ हो संभव है, इतना आपके क्या वहाँ क्यों नहीं होता है, आप सोचिए। अब इट वॉज अ वैलिड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, बट ये तो फिर अब आज जिस प्रकार से इट इज़ एंटीथेसिस, जिस प्रकार से मोदी और अमित शाह ये नागरिकता कानून पर बैंड अपॉन है, और जिस प्रकार से हेमंत बिस्वा शर्मा राहुल को आज कन्फ्रंट कर रहे हैं। अब हिसाब तो पुराना है, लेकिन बीच में तो जो इतिहास आया वो नागरिकता कानून का था। तो अब ये आप काजी को जो बात बता रहे थे एज अगेंस्ट दैट, आपके लोगों के बारे में आपका क्या अप्रोच है, ये एक सोचने लायक बात है। एनीवे, तो मैंने एक आई हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड 93 में हमारे फाउंडेशन कन्वेंशन में हमने कहा था MSD के कि भाई केवल रूप कुंवर के चित्कार की बात करना या केवल शाहबानू का साथ सुनना ये पर्याप्त नहीं है, आपको दोनों की सबकी बात। और फिर हमने कहा था कि ये सिविल कोड की बात है, वो जेंडर जस्टिस की और इस प्रकार से देखने की बात है, तो इस बारे में ज़रा ओपनिंग हो अब ये, और ये पूरा विचार चले। एक दूसरी बात, अपनी जो सेक्युलरिज्म की जिस प्रकार से हम परिभाषा करते हैं उसमें एक दो छोर से एक सही माने में और दूसरा संदिग्ध रूप में एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमको कहा जाता है कि भाई धर्म है वो रिलीजन नहीं है। तो आप
धर्मनिरपेक्ष नहीं लेकिन पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, दैट कैन बी ए गुड वर्ड, वी कैन यूज इट, बट द पॉइंट इज कि आप तो धर्म को रिलीजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये पश्चिम के जितने ये है, यानी हिंदुइज्म के अलावा जो धर्म है पश्चिम के या पूर्व के भी, इस्लाम भी हो, ख्रिस्त मत भी हो, इसका एक सेमेटिक स्वरूप है। अब आप जिस प्रकार से नेशन की परिभाषा करते हैं तो योर हिंदू नेशन बिकम्स सेमेटिक, और ये दूसरों को विष अवे करने वाला होता है। तो आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो अगर धर्म का प्योर अर्थ आपको करना है, विशुद्ध अर्थ, तो वो तो धर्म है, कोई धर्म की परिभाषा हिंदू धर्म की है ही नहीं। धर्म तो धर्म है, वो हिंदू धर्म नहीं है। धर्म तो धर्म है, वो इस्लाम भी नहीं है। धर्म न तो हिंदू धर्म है, धर्म न तो इस्लाम है, धर्म न तो ख्रिस्त मत है। धर्म ये तो एक बेसिक अलग ही तत्व है। तो आप इस प्रकार से देखें तो आप धर्म का स्थान होना चाहिए ऐसा कहते हैं, लेकिन ये वो धर्म का स्थान क्या है इसकी चर्चा करो। हिंदू धर्म की क्यों बात करते हो? आप धर्म को डिफाइन करो तो वो हिंदू धर्म ही नहीं, वो इस्लाम भी नहीं है, क्रिसमत भी नहीं है। लेकिन ये एक बुनियादी बात है जो कोई सोचेगा नहीं। ये टू एन एक्सटेंट ये विवेकानंद के एक हिस्से में, गांधी के हिस्से में और श्री अरविंद के उत्तरकालीन हिस्से में, पोस्ट उत्तर पारा स्पीच, ये बात आती है। लेकिन अपने भाई लोग ने तो विवेकानंद को एक खाकी चड्डी पहनाना बाकी रखा। आज होते तो पैंट पहनाते शायद, लेकिन इतना ही बाकी रखा। और अरविंद को उनके पुराने क्रांतिकारी स्वरूप को याद रखा, लेकिन उनके विचारों में जो आगे का जो प्रयाण आया, एंड ही रिफ्यूज टू एंड। आप एक बात आप इतिहास दर्ज है, डॉक्टर हेडगेवार एंड डॉक्टर मुंजे, ये बिफोर एस्टैब्लिशिंग आरएसएस, बिकॉज दोनों कांग्रेस में थे एक जमाने में, हेडगेवार भी कांग्रेस, दे हैड गॉन टू सी अरबिंदो इन पौंडीचेरी और ये विनंती करने की आप बाहर आइए और कांग्रेस का नेतृत्व करें। अगर आप करते हैं, जो नहीं कही बात थी वो ये थी, अगर आप करते तो हमें अलग ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप, बट अरविंद ने इनकार कर दिया है, क्योंकि अरविंद की सोच काफ़ी आगे बढ़ गई थी। अब ये लोग समझते नहीं है कि अरविंद की सोच तो उसको लांघ गई थी। जैसे गांधी की सोच ये परंपरागत हिंदू धर्म के बाहर चली गई थी। तो ये तो प्रॉब्लम है। एनीवे, आगे तो फिर जो भी बात होगी, मैंने तो शुरू नहीं की लेकिन ख़त्म कर देता हूँ।